ठीक है, तो कल मैंने आपको फैक्टर इफेक्टिंग बता दिया था, फैक्टर इफेक्टिंग बता दिया था, और रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो बता दिया था। क्वेश्चन हो गया था रेट लो, कोई बात नहीं जानवी, अभी आ जाएंगे, 60 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो रेट लो एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली हमें करना था, तो मैंने कल ना तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता दिया था, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि क्या बताया था। देखो, अगर मैं एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करूं कि ए मोल ऑफ ए और बी मोल ऑफ बी जब आपस में रिएक्ट करते तो प्रोडक्ट बनाते, एक सिंपल जनरल सी रिएक्शन लिखी है मैंने यहाँ पे। तो मैंने बोला था जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे कि लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन क्या होता था, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन आप लिखते थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता था मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो उनके कोफिशिएंट होते थे वो उनकी पावर में आते थे, अगर तुम्हें याद होगा, नहीं है तो याद करो उस चीज को, ठीक है। लेकिन हमारा जो टॉपिक था बच्चे केमिकल काइनेटिक्स में क्या था, वो रेट लो था, राइट। तो रेट लो में क्या होता है ना, रेट लो और लो ऑफ मास एक्शन में छोटा सा डिफरेंस होता है कि लो ऑफ मास ऑफ एक्शन में तो जो पावर में आते हैं ना कोफिशिएंट, वो वही होते हैं जो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होती है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलती जा रही हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ठीक है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, लो ऑफ मास ऑफ एक्शन में जो आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट होते हैं, जैसे ए है और बी है, तो वो पावर में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेट लो की, तो उसमें ना जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट होते हैं वो उसके बराबर भी हो सकते हैं, वो उसके डिफरेंट भी हो सकते हैं। गुड इवनिंग खुशबू, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से रिप्रेजेंट किया है अल्फा और बीटा। इतना क्लियर हो गया था सबको, जल्दी बताओ। फिर मैंने बोला था कि मैं रेट कांस्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन कब बोल सकती हूँ, बेसिकली रेट कब रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, जब आपकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी होगी, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप 1 मोल पर लीटर मान लेते हो तो होगा, ठीक है। तो इससे आप डिफाइन कर सकते हो। फिर जो मैंने अभी बात बताई उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, एक बार देख लो कि रेट लो। हाँ मनोज बोलो। नहीं मैम, वो गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि रेट लो फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड सिंपली बाय लुकिंग at the balanced chemical equation that is theoretically but has to be determined experimentally। I think ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी तुम सबको, आ गई है, फिर समझाऊं, बोलो। आ गई मैम, आ गई। इसके बाद ना ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, इस पे ना क्वेश्चन आए हुए 2 बार तुम्हारे जेई में, नीट में नहीं आया हुआ लेकिन जेई में आया हुआ है, तो जेई वाला भैया नीट में भी आ सकता है। आपको क्या किया हुआ था, आपको अच्छा खासा बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा था, वो आपको असाइनमेंट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, वरना आप घर जाके भी देख सकते हो। आज आपको ना अच्छा खासा क्वेश्चन दे रखा था 4-5 लाइन का, और उसमें बोल रखा था कि रेट कांस्टेंट निकालो। कंसंट्रेशन पहले बोल रहे थे 0.1 थी और कुछ टाइम बाद 0.3 हो गई, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट बता दो। तो उसमें एक ऑप्शन था रिमेन्स अनचेंज्ड, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्योंकि मैंने आपको कल क्या बोला था कि भैया रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या आना था कि चाहे कंसंट्रेशन 0.1 से 0.3 हो रही हो या 0.1 से 0.10 हो रही हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये हम कहाँ स्टडी करेंगे, आरएनएस इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके अलावा पॉइंट बताया था कि जब तुम्हारा रेट कांस्टेंट था, जितना ज्यादा होगा उतनी रिएक्शन तुम्हारी फास्ट होगी, बेसिकली उतनी ज्यादा स्पीड होगी, ठीक है। इस चीज को, हाँ, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ये भी लिख लो, कहीं पता चले फिर कहोगे मैम बताया नहीं, वैसे बताया था, पहला टॉपिक यही था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आज मैंने ना बहुत सारा कराना है, इसलिए ना ये मत बोलना मैम ज्यादा करवा दिया, कम करवा दिया। रिवाइज क्यों करवा रही हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारा ये लास्ट है, इसके बाद मेरी मर्जी होगी कितना भी टाइम ले सकती हूँ। तो आज बेशक मैं तुम्हें 10:30 छोड़ो, चुपचाप बैठे रहना यहाँ पे, ठीक है। चलो 10:30 तो नहीं बिठाऊंगी, इतनी देर तो मैं खुद भी नहीं बैठ पाऊंगी, लेकिन 10-10:15 तक छोड़ूंगी तुम्हें, ठीक है। चलो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, क्लियर करते हुए चलो सारी चीजें, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। चलो ओके, चलो इसके बाद मैंने क्या बताया था, फिर हमने जंप किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी नहीं था, सिंपल रेट लो लिखो
और जो अल्फा और बीटा पावर है, जो इनका एडिशन होगा, जो सम होगा, वो क्या होगा बच्चे, तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि जो अल्फा और बीटा है सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो, आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हो कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, उसके अलावा क्या बताया था कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस सबका एग्जांपल दूंगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। आज हमें क्वेश्चन करने हैं, अगर आप देख पाओ तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, देखो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो, तुम पहले समझो कि सीखना क्या आज की क्लास में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चे होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सबने ये तीनों सुने होंगे, ये नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी होता है। ध्यान रहेगा सबको। यस मैम। यस मैम। उसके बाद क्या कराना है मुझे, आगे चले, चलो। उसके बाद है हमारा ये, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर बोल रही हूँ, ये वाला जितना भी मैं आज कराने वाली हूँ तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि सीबीएसई से कोई लेना देना नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता इतना लेवल का, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आएगा। ठीक है, तो जो भी आपको नोट्स में मिलेगा वो समझ जाना, सीबीएसई के लिए तो है ही है, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा है वो आपके कॉम्पिटिटिव के लिए है। तो अभी तक अगर आपने नोटिस किया हो बच्चे, हमने रेट लो सिंपल इसके लिए देखा था, मान लो कोई रिएक्शन है और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रेट लो नहीं लिखा है। अगर तुमने देखा हो पीछे, नहीं लिखा ना, तो अभी हमें सीखना है बच्चे रेट लो जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैसे लिखना है। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। देखो K1 क्या है बच्चे, K1 रेट कांस्टेंट लिखो, रेट कांस्टेंट फॉर, सारी चीजें लिखनी आज भी, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। K2 क्या है बच्चे, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। सही लिखा है, बोलो। चलो ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ ना, इन रिएक्शन को अलग अलग कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, H2 प्लस I2 K1, इसको अलग लिख लेती हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं कि मैं लिखवाना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, ओके। उसके अलावा बच्चे उसके अलावा K2 को कैसे लिखूंगी, 2HI K2 H2 प्लस I2। बताओ सही लिखा है ये वाली चीज, मैंने सही लिखा है, क्योंकि Yes, ma'am. 2HI से कन्वर्ट हो रहा है ना, ये तो मैंने ऐसे लिख लिया। चलो इसके लिए हम लिखना है रेट, हम सबसे पहले देखते हैं। ओके ठीक है, हमने क्या देखा बच्चे, रेट लिखते हैं पहले। कैसे लिखेंगे रिएक्शन का रेट, तो इसका रेट क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, K1 H2 I2। बताओ हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, ये Yes, किसका होगा, K1 के लिए। K2 के लिए क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, K2 HI का होल स्क्वायर। बताओ। यस मैम। यस मैम। अगर मान लो Yes, एग्जामिनर आपको ये कहता है कि मुझे तो भैया रेट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए dy/dt ऑफ HI, अब क्या करोगे, अब कैसे करोगे। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि रेट किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो तुम लिखते थे 1/2 ऑफ dHI/dt, और ऐसे ही आप रिएक्टेंट के लिए भी लिख सकते थे। बोल सकती हूँ मैं इस चीज को, बोलो। यस मैम। तो क्या मैं जो मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, क्या मैं इसके इक्वल में ये लिख सकती हूँ क्या, हाफ ऑफ dy/dt ऑफ HI, हाँ या ना। और ऐसे इसमें भी लिख सकती हूँ क्या, यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत है तो बताओ। एक स्टूडेंट ने कुछ पूछा है, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। स्क्वायर क्यों लिख, स्क्वायर कहाँ पे है बेटा, बच्चे H है ना, HI के आगे कोफिशिएंट ये है ना बेटा, HI के आगे कोफिशिएंट ये है ना बेटा। वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर भी वो कोफिशिएंट स्क्वायर क्यों हो जाएगा, हम ऑर्डर लिखते हैं ना ऊपर, ये तो हाँ, coefficient- नहीं रेट लो क्या था, एक सेकेंड आप सिर्फ इस रिएक्शन को देखो। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ ना, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, अभी आप कंसीडर करो कि इसका ऑर्डर ये है। ठीक है, जब मैं आगे एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्क्वायर क्यों लगा है। आप ये कह रहे हो ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस पे मैंने क्या कहा था बेटा, ये ध्यान से सुनो। मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आप लिखोगे तो जो आपकी पावर है वो इसके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब याद आ गया, बताओ। चलो ठीक है, अभी ना अभी कुछ मत बोलो अपनी तरफ से, अब ध्यान से सुनो।
तो हमें निकालना है ये। तो फर्स्ट केस में तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एच आई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्या बन जाएगा, 2k1 H2I2, ठीक है। नेगेटिव कहां से आएगा बेटा, और सेकंड वाले के लिए क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एच आई 2k2 HI स्क्वायर। पहले बताओ इतना समझ में आया, बताओ। यस मैम। अभी क्या क्या मैं इसको इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है, बोलो। यस मैम। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, डी बाई डी टी ऑफ एच आई 2, ध्यान से देखना, 2k1 H2I2 माइनस 2k2 HI स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए था, समझे इस चीज के लिए, समझे इस चीज को, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बैकवर्ड के लिए। तो ये वाले को क्या करो आप, क्लाउड बना लो, ताकि याद रहे मैम ने रिवर्सिबल में क्या बताया था। ये आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा रही हूँ, ठीक है। कैसे आया समझ में आ गया ना, मैंने आपको पूरा खोल के बताया है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है, अगर डी बाई डी टी ऑफ एच आई पूछ रखा हो तो k1 H2I2 माइनस, क्योंकि बैकवर्ड है माइनस का लगाना, और क्या लगाओगे, k2 HI का होल स्क्वायर। अगर आपको ये कोफिशिएंट लिखना भूल गए तो काटा लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको खोल के दिखाया कि ये कोफिशिएंट आया कैसे। ये कोफिशिएंट यहाँ से आया, क्योंकि हमें क्या बोला था एग्जामिनर ने, सिर्फ ये निकालने के लिए बोला था। तो इस कोफिशिएंट को भैया क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलूं, यस मैम। इसके बाद ना एक स्टार बना के, एक्चुअली ना आगे वाले पेज पे मुझे कुछ और समझाना है, इसलिए आप यहीं लिखो। अगर मैं आपसे पूछूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो क्या मैं लिख सकती हूँ क्या, k1 बाय k2। ये आपने कहाँ देखा था, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में देखा था कि kc क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, k1 बाय k2 लिख सकती हूँ क्या। और k1 क्या है बच्चे, k फॉरवर्ड और k बैकवर्ड। इस पे लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे जेई का क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे जेई का एक क्वेश्चन आया हुआ है इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। अगर जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा वहां पे एग्जाम में, तो गया वो बंदा। इससे बेटर k1 बाय k2 से बेटर यहाँ पे लिख लेना k फॉरवर्ड बाय k बैकवर्ड। आगे चलूं, पहला हमारा हो गया, मैं आगे चल रही हूँ। जिसको इसमें कोई डाउट है मेरे से लेक्चर के एंड में पूछना। उसके बाद है बच्चे रेट लॉ ऑफ पैरेलल रिएक्शन। ये आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, रेट ऑफ पैरेलल रिएक्शन। देखो पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, साइड रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। देखो अगर मान लो कोई आपका ए है उससे बी भी बन रहा है, अनम्यूट मत करो बच्चे, अपने आप को म्यूट रखो। उससे ए भी बन रहा है और सी भी बन रहा है, ध्यान से सुनना। पैरेलल रिएक्शन का मतलब है कि भैया ए के साथ साथ ए से बी भी बन रहा है और पैरेलली आपका सी भी बन रहा है। तो बी बनने का रेट कांस्टेंट है k1 और सी बनने का है बच्चे क्या, k2, ठीक है। अगर आप कहोगे मैम इसकी एक एग्जांपल बता दो इसका एक, तो देखो अगर आपने ऑर्गेनिक में देखा हो, डरना मत, फिनोल की रिएक्शन कराई हो नाइट्रिक एसिड से, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं बच्चे। एक तो ऑर्थो मिलता है, नहीं पता तो देख लो, कहीं मैंने और कंफ्यूज ना कर दूं आपको, इसलिए सिर्फ देख लो। और एक मिलता है बच्चे पैरा। तो यानी कि एक ही रिएक्टेंट से आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है बच्चे, पैरेलल रिएक्शन है। क्या मैंने क्लियर किया, ये ऐसे क्यों लिखा, बोलो। यस मैम जी। यस मैम। तो अगर मुझे रेट लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, ध्यान से देखो, माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू k1A प्लस k2A। पहले तो ये देखो हाँ या ना, कंफर्म करो सही लिखा है। यस मैम। फ्लो में क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना। अब ए से ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है, तो हमने को ऐड करना पड़ा। उसमें क्या था कि एक फॉरवर्ड में जा रही थी, एक भैया बैकवर्ड में जा रही थी, इसलिए मैंने माइनस लगाया था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो अभी क्या करूं, मैं ए को कॉमन ले लेती हूँ और ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चे k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, माइनस dA बाई dt, ये आ गया। ध्यान रखोगे इसको। वैसे इससे ना क्वेश्चन 40 साल में एक बार, 20 साल में एक बार आया था, तो इसके ना के बराबर चांसेस हैं। अगर आप नीट में देखोगे आपको दिखेगा भी नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। जब इतना डीपली जा रहे हैं तो थोड़ा और चले जाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है।
इसमें क्या क्वेश्चन बनता है बच्चे, वो एग्जामिनर पूछता है भैया परसेंटेज यील्ड बता दो ए की, सॉरी बी की, और पूछता है परसेंटेज यील्ड बता दो सी की। समझ में आया क्या लिखा है? अगर आपको याद हो, मैंने आपको कब कराया था, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बोला था परसेंटेज क्या कैसे निकालते हैं। जैसे आपका पेपर 100 नंबर का है, उसमें से आपके मार्क्स कितने हैं 70, ऐसे ही करते हो ना, 100 नंबर का पेपर उसमें से कितने आए इनटू 100 करके परसेंट निकालते हो, हाँ ये ना। तो ऐसे Yes, इसमें ma'am. कैसे निकालोगे परसेंटेज, कैसे निकालोगे? देखो ना, बी का निकाला, बी के करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट K1 है, टोटल कितना है K1 प्लस K2, बस खत्म। सी का कैसे निकालोगे K2 बाय K1 प्लस K2, खत्म कहानी। क्लियर है ना ये वाली चीज? कुछ ज्यादा तो नहीं बता दिया ना? बोलो बोलो। ज्यादा ही है। हाँ क्या हुआ जयती? नीट में तो मतलब आता नहीं, ऐसा एक भी सवाल नहीं आया अभी तक। कवर हटा। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलो। चलो ये ध्यान रखना। उसके बाद है बच्चे, नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट। इसके बाद ना एक चीज रह गई है, मैं उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। हाँ परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ओके। अच्छा मैं आपके ऊपर, बच्चे मनोज म्यूट करो। हाँ अच्छा मैं कह रही हूँ एक चीज मैं बाद में कराऊंगी, तो मुझे याद दिलवाना, जब मैं मॉलिक्युलरिटी बताऊंगी ना तो मुझे एक बार याद दिलवा देना कि मैम आपको एक चीज बतानी थी, कहीं मैं भूल ना जाऊं फ्लो में, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालेंगे, जब भी आपको फिजिकल में या फिजिक्स में किसी की भी आपको यूनिट निकालें तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पता है रेट किसके इक्वल होता है बच्चे, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, हाँ या ना, बोलो। Yes, ma'am. n क्या है बच्चे? Yes, लिखो ma'am. n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही बोला। चलो अच्छा जी, अभी हमें इसकी यूनिट निकालने, तो कैसे निकालेंगे, इसको साइड में ले जाओ, तो रेट बाय कंसंट्रेशन पावर n, ठीक है चलेगा। उसके बाद बच्चे रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम, हाँ या ना, बोलते Yes, जाओ ना। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, इधर देखो, कंसंट्रेशन 1 माइनस n, और अगर टाइम मान लो सेकंड में है तो सेकंड का इनवर्स। इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। फिर से बताओ, ये समझ में आया? मैम जी आ गया। मैम आ गया। सेक्शन को क्या किया मैंने, हाँ 1 माइनस n, टाइम को सेकंड में लिया है, सेकंड इनवर्स में, मिनट है तो मिनट इनवर्स, आर है तो आर इनवर्स। कंसंट्रेशन, अगर आपकी कंसंट्रेशन यहाँ लिख लो, मोल पर लीटर में भी हो सकती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकती है, ठीक है किसी में भी हो सकती है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला आ गया आपको। अब हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, अपनी तरफ से दो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं आप में और मेरे में, कि कंसंट्रेशन हम मोल पर लीटर में रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले है बच्चे जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगी यूनिट। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वरना अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल आता है और आपको नहीं पता कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप क्या चेक करेंगे कि जो आपका रेट कांस्टेंट है विच इज के, आप उसकी यूनिट चेक करेंगे वो किसकी है। तो इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा खासा हिंट मिलेगा कि आपकी रिएक्शन क्या है, जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे जीरो ऑर्डर। जीरो का मतलब n की वैल्यू क्या पुट करूं यहाँ पे बेटा, बताओ n की वैल्यू क्या पुट करूं, जीरो। एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं जनरल, रुक जाओ, ये तो जनरल था ना, एक मिनट मैं क्या करती हूँ, इसको चेंज करके ये लिख देती हूँ रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी मोल पर लीटर 1 माइनस n। अब ठीक है, अब आई थिंक तुम फटाक से कर लोगे। तो जीरो ऑर्डर के लिए बच्चे क्या लिखूं, n की वैल्यू जीरो, तो क्या इसकी यूनिट यही आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं फर्स्ट कर दूं तो यहाँ पे 1 कर दूं तो 1 माइनस 1 जीरो, और तुम्हें पता है किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो क्या इसका सेकंड इनवर्स लिख दूं, बोलो। Yes, ma'am. Yes, अगर मैं ma'am. यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की बात करूं तो n को क्या लिखूंगी 2, और अगर 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड, हाँ या ना। यस मैम। अभी Yes, तुम थर्ड ma'am. ऑर्डर Yes, का निकाल के बताओ मुझे, थर्ड ऑर्डर की क्या यूनिट आएगी, निकाल के बताओ।
थर्ड ऑर्डर की क्या आएगी, निकाल के बताओ। यही आएगी जो लिखा है मैंने, बोलो यही आएगी क्या? यस मैम। यही आई है ना, मोल -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि Yes, 1 ma'am. -3 क्या होगा, -2 होगा तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगी लीटर वाली, और मोल वाली माइनस रहेगी, और सेकेंड इनवर्स एज इट इज। तो आपको किसी के लिए भी आएगा, मान लो सपोज n की वैल्यू हाफ होगी तब भी आप निकाल लोगे, n की वैल्यू 3/2 होगी तब भी निकाल लोगे, n की वैल्यू -1 होगी तब भी निकाल सकते हो किसी के लिए भी, कोई से भी ऑर्डर के Yes, लिए, ma'am. बताओ। चलो यस मैम। आगे चलिए, इतना आ गया। चलो आगे चलते हैं मोलिकुलरिटी पे, आगे चलते हैं बेटा मोलिकुलरिटी पे। देखो मोलिकुलरिटी बताने से पहले ना मुझे कुछ चीजें आपको क्लियर करनी है, और बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी, सच में ट्रस्ट में बहुत इजी है। अभी ना इसको हम एक छोटी सी ना स्टोरी की तरह समझते हैं। देखो अब रिएक्शंस है, बेसिकली हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि कोई रिएक्शन की स्पीड क्या है, कोई रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है, हम ये जानने में इंटरेस्टिंग है। और मैंने आपको ये बोला था जब मैंने स्टार्टिंग में केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन बताई थी कि हमें देखना है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करेंगे, फिर मैंने उसके बाद लिखा था कि किस मैकेनिज्म से आपकी रिएक्शन जा रही है, ये मैंने बताया था अगर याद हो तो तुम्हें, कि किस Yes, मैकेनिज्म से आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। तो अभी देखो बच्चे, कुछ रिएक्शन तो ऐसी होती है जो एक ही स्टेप में हो जाती है, और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो काफी ज्यादा स्टेप्स में होती है। अब जो रिएक्शन भैया एक ही स्टेप में हो जाती है, मतलब रिएक्शन कैसे होती है, बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग, यही होता है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में। बॉन्ड बनता है और बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड बनता है। ठीक है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इतना तो क्लियर है ना ये वाला कंसेप्ट? ठीक है। Yes, ma'am. तो Yes, अगर ma'am. एक ही Yes, ma'am. रिएक्शन में ध्यान से सुनना, अगर एक ही साइमल्टेनियसली बॉन्ड भी बन रहा है और बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। लेकिन जो रिएक्शन भैया एक स्टेप में नहीं होती है, एक से ज्यादा स्टेप में होती है, 2 में, 3 में, 4 में, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी ना एक सस्ता टिकाऊ सा इसका एग्जांपल देती हूँ। आपने सुना होगा SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन, बताओ सुना हुआ है Yes, क्या? ma'am. Yes, इससे ma'am. अच्छा Yes, एग्जांपल ma'am. हो ही नहीं सकता एलिमेंट्री ma'am. का। बुक में तो पता नहीं Substitution. क्या दे रखा है, पता नहीं। हम क्या करेंगे, ma'am. इसका एग्जांपल देखें। देखो SN2 क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर होता है बेसिकली। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं CH3CH2Br और ये न्यूक्लियोफाइल है, देखो मैं ऑर्गेनिक नहीं करा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये बहुत अच्छा एग्जांपल है देने के लिए। तो आप लोग क्या करते हो, ये बाहर जाता है और पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यही करते हो, और आप जो प्रोडक्ट बनाते हो ये बनाते हो, है ना? तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में बॉन्ड बन भी रहा है, ये देखो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच, और कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन है बेटा? एलिमेंट्री। SN1 में आप क्या करते हो बच्चे, SN1 में क्या करते हो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, टर्शरी लेना पड़ेगा हमें इसमें, है ना, क्योंकि फिर कंसेप्ट भी, लॉजिक भी होना चाहिए कुछ लेने के पीछे। और यहाँ पे आप लेते हो न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें क्या होता है बच्चे, ये स्टेप एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होती। पहला स्टेप क्या होता है बच्चे, कोई बताएगा क्या? पहले स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, तो आपका क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। समझ पा रहे हो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. कि SN2 मतलब अगर आपको एग्जांपल ही देना, आपको भी अगर आगे जाके कभी किसी को सस्ते में समझाना है, मतलब बहुत इजी वे में समझाना है, तो आप सिंपल बोलना, अगर तेरे को एलिमेंट्री रिएक्शन समझनी है ना, SN2 वाली एलिमेंट्री लगा ले और SN1 वाली कॉम्प्लेक्स लगा ले। एलिमेंट्री एक ही स्टेप में हो जाए, कॉम्प्लेक्स मल्टीपल स्टेप्स में, एक से ज्यादा। तो आई थिंक एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स का फंडा क्लियर है तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आगे चलो, मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से पढ़ो। द नंबर ऑफ एटम, ध्यान से सुनना, द नंबर ऑफ एटम, आयन हो सकते हैं, मोलिक्यूल हो सकते हैं, जो एक दूसरे से टकरा के, एकदम बॉम्ब ब्लास्ट, टकरा के क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे। क्या बोल रही हूँ आशुतोष? ऑर्गेनिक में नहीं आना बेटा, ऑर्गेनिक में नहीं आना, वो तो मैं तुम्हें हेलो एल्केन हेलो एरीन में कराऊंगी,
मैं यहाँ पे सिंपल ये समझाती एलिमेंट्री और वो क्या होता है। SN1 क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 में साइमल्टेनियसली होता है ना। चलो हाँ, एटम आयन मॉलिक्यूल जब आपस में भैया कोलाइड करते हैं, जब आपस में कोलाइड करने से बॉम्ब ब्लास्ट होता है बेसिकली, तब प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मतलब आप अगर देखोगे ना, आपको यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस मिलेंगी, बायमोलिकुलर रिएक्शंस मिलेगी, यानी कि कहने का मतलब है कि एक रिएक्टेंट से मस्त मजे से प्रोडक्ट बनेगा, 2 रिएक्टेंट से भी मस्त मजे से प्रोडक्ट बनेगा, 3 रिएक्टेंट को कोलाइड करवाओगे तो भी मस्त मजे से प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसे 3 से ज्यादा 4-5 ले लोगे तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ना कोलिजन करने की रिएक्टेंट्स की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जैसे जैसे रिएक्टेंट्स आप यूज करोगे। तो इसलिए बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी है ना, मॉलिक्यूलरिटी हायर ऑर्डर के लिए बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है और बहुत कम देखने को मिलती है। अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे ना, 3 से ऊपर मॉलिक्यूलरिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। किसने कभी नोटिस किया इस चैप्टर में ये वाली चीज? अगर आप अपनी बुक्स में देखो तो 3 से ज्यादा आपको नहीं दिखेगी किसी की मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलरिटी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, मैंने स्टार बना के लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी, अभी सिखाऊंगी क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही आप बता सकते हो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बेटा, मीनिंगलेस होती है। बिठा लिया अपने माइंड में, बिठा लिया। दूसरा बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, होल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा होल नंबर होगा। हाँ सौम्या, वो भी मैं बताऊंगी, आगे जाके बताऊंगी। मैम, हाँ जी मैम ये होल नंबर कैसे होगा मैम, 0 तो नहीं हो सकता ना? क्या नहीं हो सकता? मैम ये मॉलिक्यूलरिटी 0 कैसे हो सकता है? अच्छा चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नेचुरल नंबर होगा। लिख दूं क्या, चलेगा? यस मैम, इंटीजर। यस इंटीजर में तो फिर तुम नेगेटिव भी ले लोगे। नो मैम, नेगेटिव भी नहीं होता, फ्रैक्शनल भी नहीं होता। लेकिन जब आप बुक में देखोगे ना, तो मैं बुक वाली जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको मैं होल नंबर लिखूंगी। ठीक है, 0 हटा देना। ठीक है, होल नंबर में 0 मत लिखना। ठीक है, ओके, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। उसके बाद हाँ, मुझे बताना था, मैं बताती हूँ अभी। ये वाला देखो, एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा। देखो अभी ये जितने भी मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं ना, ये सारी की सारी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब आप ये मत सोचना कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में एलिमेंट्री दे रखी है या कॉम्प्लेक्स। तो अगर जो एक स्टेप में लिखी हुई है वो एलिमेंट्री होगी, अंडरस्टूड है। अगर जो एक से ज्यादा स्टेप में करके दिखा रखी होगी बच्चे, तो वो क्या होगी, आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अभी हम एलिमेंट्री सीखते हैं। तो देखो बच्चे, जितने रिएक्टेंट इंक्लूड होंगे ना, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी बेटा, बोलो बोलो, कितना रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, बताओ। 1। तो क्या बोलेंगे हम, यूनी मॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर। क्या है, कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2, तो इसको हम बोलेंगे बायमोलिकुलर। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2। फिर से बोल रही हूँ, मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए ही एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स के लिए मीनिंगलेस है। अभी सिखाऊंगी कैसे। यहाँ पे क्या है, 3 यूज हो रहा है, तो ये क्या होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर, यूज नहीं करते, टर मॉलिक्यूलर यूज करते हैं। ठीक है, अब ये मत पूछना मैम ये क्यों करते हैं। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, ये ट्राई नहीं टर लिखा हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं। तो क्या बता दोगे तुम? यस मैम। बता दोगे क्या? चलो यस मैम। अभी हम देखते हैं फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मैंने बोला था अभी जस्ट कि मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री पे होगी एप्लीकेबल, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बच्चे वो क्या होगी, मीनिंगलेस। ये मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रही हूँ ना, यही बन के आएंगे पेपर में। अभी मीनिंगलेस कैसे होती है, ध्यान से देखो। अभी ना ये एक रिएक्शन है बेटा, 2N2 5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है NO2 और O2 में। अब देखो ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, वो आपको पेपर में देगा एग्जामिनर, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि बच्चों को ही ना पता लगे कि भैया एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाली रिएक्शन बनाना तो हमें ये है, लेकिन वो कैसे बना बच्चे, 2 स्टेप में होके बना। देख पा रहे हो सारे। स्टेप 1 में क्या हुआ, N2O5 NO2 + NO3 में चेंज हुआ, और सेकंड स्टेप में भैया
N2O5 NO3 के साथ कंबाइन होके O2 बना। तो ये थी, ऐसे होगी रिएक्शन। अब इसमें ना मुझे 4-5 बातें बतानी है, ध्यान से सुनना। अच्छा, तो सबसे पहले तो इस बात को प्रूव करते हैं मॉलिक्युलरिटी मीनिंगलेस कैसे है। क्या आप इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को बता सकते हो देख के कि ये यूनिमोलिकुलर है या बायमोलिकुलर है? बताओ, बता सकते हो क्या नहीं बता सकते? अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो कहोगे मैम ये तो यूनिमोलिकुलर है, और सेकंड को बायमोलिकुलर, यानी कि तभी मैंने बायमोलिकुलर मैम। मॉलिक्युलरिटी इज मीनिंगलेस। लेकिन इंडिविजुअल स्टेप किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये एलिमेंट्री स्टेप की तरह, एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह। ये बात ठीक है? इसका Yes, ma'am. इंडिविजुअल स्टेप तो एलिमेंट्री रिएक्शन ही Yes, है, ma'am. चलो ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे भैया इसकी मॉलिक्युलरिटी है क्या? फिर हम आएंगे, ये देखेंगे कि भैया कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। समझ रहे हो? कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। जो आपका, अगर मैं आपको मान लो इस रिएक्शन के लिए ये बोलतू कि भैया रेट लो लिख के बता दो, इस वाली रिएक्शन के रेट लो, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि मैम हमें क्या पता रेट लो क्या होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। फंस गए हम तो इसके लिए क्या होता है, जल्दी से एक लाइन लिखो, स्टार बना के लिखो रेट स्लोवेस्ट स्टेप, लिखो स्लोवेस्ट स्टेप इज अ RDS। इसको पूरा लिख लेना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही बच्चे आपका क्या होता है, बोलो? Rate determining step. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को, ध्यान से सुनना। मान लो एक साइकिल की फैक्ट्री है, साइकिल की फैक्ट्री है, ठीक है। इस बात को मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ क्योंकि बच्चों को ना पता नहीं होता, रट्टा तो मार लेते हो स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग, ये नहीं पता होता ऐसा क्यों। तो सिंपल सा डेली लाइफ का एग्जांपल देखते हैं। देखो साइकिल की फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में क्या है, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। मान लो एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है, एक ये, 4 सेक्शन है सपोज। और हर सेक्शन में ना साइकिल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रिम्स, टायर, हैंडल, ये सब। तो हर सेक्शन में कुछ ना कुछ पार्ट्स यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे होते हैं, मतलब तैयार हो रहे होते हैं बेसिकली। इतना समझ में आया क्या बोल रहे हो? ठीक है। Yes, ma'am. अभी मतलब साइकिल की बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। अब साइकिल कब तैयार होगी वो किस पे डिपेंड करता है? वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन सबसे काम धीरे कर रहा है। समझ रहे हो? अगर मान लो ये वाला सेक्शन में जो पार्ट प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो सबसे धीरे, और इन मान लो सपोज इन बंदों ने तो 2 दिन में तैयार कर लिया और इस बंदे ने लगा दिए 3 दिन, लेकिन जब तक ये नहीं देगा तो साइकिल तैयार कैसे होगी? तो आपकी साइकिल बनाने की, जो साइकिल बनाने का पूरा प्रोसीजर है वो किस पे डिपेंड कर दिया भैया? जो स्लो है। स्लो है। को समझ गए? क्योंकि इसी बात पे डिपेंड करता है कि जितना जब ये काम करके देगा तभी आपकी साइकिल तैयार होगी, हाँ या ना? तो यही Yes, तो मैंने ma'am. लिखा है, स्लोवेस्ट स्टेप इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब तक ये रिएक्शन स्लो वाली नहीं होगी तो बच्चे ये फास्ट वाली कैसे करा दोगे? तो इनडायरेक्टली स्लोवेस्ट स्टेप ही डिसाइड करेगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा। चलो इसको मैं इरेज कर दूं क्या साइकिल वाली फैक्ट्री को, क्योंकि यहाँ मुझे और कुछ भी मैम जी, इसमें कैसे पता चलता है कि कौन सी रिएक्शन स्लो और कौन सी रिएक्शन फास्ट? पूजा बेटा वो आपको एग्जामिनर देगा, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना, स्लो और फास्ट एग्जामिनर ma'am. देगा, ठीक है। तो मैम तो हमें एक काम- पहचानने की जरूरत नहीं है ना? ना 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 ना, वो ऐसे तो कोई भी नहीं पहचान सकता। हमें क्या पता भैया, साइंटिस्ट ने जो किया हमें कैसे पता होता है? गिवन होता है बेटा वो, ठीक है। ओके चलो। मैम जी। ओके, अभी क्या करना है हमें? बेसिकली रेट लो लिखना है। तो क्या मैं यही लिख दूं क्या ऊपर? देखो यस मैम। रेट लो क्या होगा, यानी कि रेट लो डिपेंड कर गया स्लो वाली रिएक्शन पे। तो क्या मैं लिख दूं KN2O5? बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। और अगर मैं मॉलिक्युलरिटी पूछूं भैया, वो भी फिर इस पे डिपेंड करेगी। तो ये क्या हो गया? यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर को ही तो बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, तो मॉलिक्युलरिटी इसकी 1। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर, ठीक है। हाँ जी बोलो। चलो अभी ना जो मैंने आपको बोला था ना, मुझे याद दिलवाना, अभी मुझे आपको बताना है, ठीक है। अभी मैं वो लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। चलो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक बार देख लो। O3 से बन रहा है O2 + O, और ये रिएक्शन है फास्ट, ऐसे लिख के देंगे पूजा, ठीक है। O + ma'am. O3 से बन रहा है 2O2, ये है रिएक्शन स्लो।
यानी कि आपको ये पता चल गया ये जो भी रिएक्शन है बेसिकली वो मल्टीपल स्टेप में हो रही है, एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। एक है फास्ट और एक है स्लो। जनरली आपको पेपर में मिलेगा ना, तो जो इक्विलिब्रियम का साइन लगा रखा है ना, इससे इसमें आप ये बता पाओगे कि बहुत फास्ट है प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस ये वाला, ये काफी फास्ट है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी ना हमें क्या देखना है बेटा, इसका रेट लो लिखना है। तो पहले मुझे बताओ इसका रेट लो कैसे लिखेंगे, बताओ बेटा। मैंने कहा था स्लोवेस्ट स्टेप इज, बताओ स्लोवेस्ट स्टेप स्टेप। तो यानी कि क्या मैं ये लिख दूं KO/O3, बोलो हाँ। यस Yes, ma'am. अगर तुम ये लिख के आ गए, अगर तुम पेपर में ये लिख के आ गए, ऐसे लगेगा काटा, ऐसे लगेगा काटा। बता रही हूँ क्यों लगेगा, अब ध्यान से सुनो। छोटा लगेगा। अभी यहाँ से ध्यान से दोनों रिएक्शन को देखो, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप 2 है। क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम है, ये इंटरमीडिएट है रिएक्शन में, इंटरमीडिएट है रिएक्शन में, क्योंकि ये पहले इंटरमीडिएट Yes, बना, ma'am. फिर O3 के साथ भैया कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाया। एक लाइन लिखो, लिखो लिखो, एक लाइन बोलती हूँ, इंटरमीडिएट ब्रैकेट में लिखो, formed during the course of reaction, but वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, they do not appear in final product। मतलब ये रिएक्शन के टाइम पे तो बन रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस मैम। आप एक चीज ना Yes, दिमाग में बिठा लो, जब भी अगर आप रेट लो लिखते हो, वहां पे ये फास्ट और स्लो वाला सिस्टम आ जाता है, और आएगा भी, क्योंकि बहुत से बच्चे ये लगा के आएंगे और काटा लग जाएगा। अगर आपका रेट लो लिखने पर कंसंट्रेशन जो है किसी इंटरमीडिएट की आ रही है, तो आप उसको सबसे पहले हटाएंगे। फिर से बोल रही हूँ, रेट लो लिखते टाइम अगर आप वहां पे O की कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, अगर वो इंटरमीडिएट है, पहले चेक करेंगे वो इंटरमीडिएट है, तो आप उसको रेट लो से हटाएंगे, क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए बनता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनता है। तो रेट लो में बच्चे जो भी आप कंसंट्रेशन लिखते हो ना रिएक्टेंट की, वो स्टेबल होती है, मतलब बेसिकली वो एग्जिस्ट करती है। आप वो चीज नहीं लिख सकते जो थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा मेन एजेंडा क्या है, अब वी हैव टू लिखो, we have to remove concentration of O। अब कहोगे मैम कैसे करना है ये, ध्यान से सुनो। अगर मैं पूछूं कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मुझे KC लिखना है, तो कैसे लिखूंगी, कौन बताएगा? ऐसे लिख दूं क्या? देखो O2O by O3। मैंने क्या कहा था, फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड। क्या सही लिखा है मैंने? अगर मैं इसको नाम दे दूं K फॉरवर्ड और K बैकवर्ड, तो सही लिखा है? Yes, मैम। Yes, ma'am. अभी हमें हटाना क्या है, O हटाना है। तो O को कैसे हटाएंगे बच्चे, जब यहाँ पे O की वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखो क्या होगा, KC इंटू O3 बाय O2। बताओ ये वाली चीज सही लिखी है मैंने? यस मैम। चलो अभी ना मैं इसको इरेज कर रही हूँ, और यहाँ पे देखो क्या लिख रही हूँ। हमें तो क्या चाहिए, रेट लो लिखना है। तो कैसे लिखोगे बच्चे, रेट लो कैसे लिखोगे? रेट लो क्या होगा, K इंटू KC। O की क्या वैल्यू आई बच्चे, O3 बाय O2 इंटू O3। बताओ यही है, हाँ या ना, बोलो यही है, बोलो Yes, यही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इस O3 को क्या करती हूँ, स्केयर लिख देती हूँ, है ना, जगह भी बचेगी और तुम्हें समझ में भी आएगा। और मैं क्या करती हूँ, ये दोनों क्या कांस्टेंट है ना, इन दोनों को मैं क्या लिख देती हूँ हटा के। आप भी कर सकते हो ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है। कांस्टेंट को हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज K डैश लिख दिया, चलेगा? अच्छा, अभी आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा? आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि जो रिएक्शन है इसमें बताओ, या तो आपसे रेट लो लिखवाएंगे पहली चीज, या आपसे ये लिखवाएंगे कि O3 की रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है। तो बताओ O3 की रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, बताओ O3 के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है? 2 लिख दूं क्या? Second order. सेकंड ऑर्डर है, चलो। और O2 के रिस्पेक्ट में क्या है बच्चे? -1। -1.
अब समझ में आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। क्या ये वाला सारा राम कहानी समझ में आई है, दोबारा रिपीट करूं, बताओ। मैम एक और जी बार O3 सेकंड ऑर्डर कैसे हो गया? रिपीट कर दो। देखो ना, देखो ऑर्डर कैसे हुआ सेकंड बच्चे, पूजा O3 के ऊपर क्या है 2 है ना, तो सेकंड ऑर्डर नहीं हो गया, क्योंकि रेट लो में क्या लिख दो, कंसंट्रेशन की पावर n ना, तो n इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना। मैम वो तो समझ में आ गया, बट ये O3 के ऊपर 2 कहाँ से आया? अरे अभी मैंने लिख के दिखाया था, फिर से लिख के दिखाऊं क्या, एक सेकेंड, चलो फिर से बताती हूँ, एक बार शुरू से ही बताती हूँ, शुरू से बताते रुको। ये 2 स्टेप है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो यानी कि रेट लो इसी स्टेप के लिए आएगा, पहली चीज। फिर मैंने कहा था आप चेक करोगे रेट लो में कोई इंटरमीडिएट तो नहीं आ गया, इंटरमीडिएट कैसे चेक करोगे, ऐसे को चेक करोगे कि जो फास्ट रिएक्शन में भी है और फिर रिएक्ट करके भैया वो ये बना रहा है, यानी कि हमें ओ हटाना है। ओ कैसे हटाओगे बच्चे, इसके लिए हर ये इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे उसमें लगाओगे। तो आपका केसी लिख दो, केसी को आशुतोष आप ये भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो केसी क्या होगा बच्चे, O2O by O3, ठीक है। हमें किसको हटाना है, O को हटाना है, तो मैंने ये लिख दिया। अब इस O को कहाँ पुट करूंगी पूजा, यहाँ पुट करूंगी, देखो K into KC, यस मैम। तो 2 O3 हो गए, O3 का स्क्वायर बाय O2। अब समझ में आ गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस करो और पूछो, ताकि मैं आगे चल सकूं। एक क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं आज क्या क्या सीख लिया, क्या क्या सीख लिया। एलिमेंट्री रिएक्शन देख ली, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी मीनिंगलेस है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन का है, तो हम उसमें स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, हम उसी के लिए ही रेट लो लिख पाएंगे। अगर इंटरमीडिएट है तो हम उसको हटाएंगे, हटाएंगे कैसे, कि जो फास्ट वाली रिएक्शन होगा बेसिकली उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, और जो हमें नहीं चाहिए उसको हटा देंगे, ठीक है। ओके, तो मॉलिक्युलरिटी ध्यान रखना, स्लोवेस्ट स्टेप ध्यान रखना। एलिमेंट्री के लिए हम सिर्फ रिएक्टेंट को देखते हैं कि कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए रिएक्शन में, वो उसकी मॉलिक्युलरिटी होती है। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, हमेशा होल नंबर होती है, ठीक है। उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, या सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो सिंपल। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, सिंपली, सिंपली आशुतोष या तो बेटा अनम्यूट करके बोलो, मेरी आपकी चैट मिस आउट हो रही है बार बार। सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट, सिर्फ रिएक्टेंट को देखो और बताओ कि क्या होगा, लेकिन ये काम किस में करेंगे बच्चे आप, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया सबसे अच्छा एग्जांपल SN2 SN1, यूनिट क्या होगी पता होना चाहिए, पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल के लिए रेट लो कैसे लिखोगे, है ना, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सब हमने देख लिया था। तो आई होप क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ। बताओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ फिर मैं, जल्दी बताओ आशुतोष। तो हाँ बोलो बेटा। जो K into KC है वो, हाँ के देखो दोनों कांस्टेंट है ना आशुतोष, तो तुम एक काम कर सकते हो, इनको रिमूव करके अपनी तरफ से कांस्टेंट मेंशन कर सकते हो K डैश, ठीक है। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट को अपनी तरफ से रिमूव भी कर सकते हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि जो तुम्हारा रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, O3 के स्क्वायर डिवाइड बाय O2। तो इससे आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो रेट लो का ये एक्सप्रेशन ही पूछ सकते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं कि O3 के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, O2 के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, चलेगा। Yes. अरे ये क्या हो गया, कहाँ गया, ओके। अरे इतने सारे पेज बच गए, 1 मिनट डिलीट करने दो मेरे को, अच्छा नहीं लगता मेरे को ऐसा। चलो क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ना इस क्वेश्चन में करेक्शन करो, ये ऐसा है, रिवर्सिबल स्टेप है ये, ठीक है, ऐसा समझ पा रहे हो, ये रिवर्सिबल Yes, स्टेप है जिसपे फास्ट लिखा हुआ, और ये जो डब्बा सा बना हुआ है ना वो ऐसा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कब आया हुआ है क्वेश्चन, नीट 2017 में। चलो ये जेई में आया हुआ है 3-4 बार, सेम टाइप का नीट में भी 3-4 बार आया हुआ है। आगे चलो आपसे बोल रखा है किसी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, मतलब अपनी मर्जी से मान लिया इन्होंने, जो रिएक्शन है वो ऐसे हो रही है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 3 स्टेप में हो रही है, तो आपसे पूछा ओवरऑल ऑर्डर बता दो।
क्या पूछा? ओवरऑल ऑर्डर बता दो। तो ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा बेटा? स्लो, ये मैं करवा रही हूँ तुम्हें। ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है बच्चे? स्लोवेस्ट स्टेप पे। तो क्या मैं लिख दूं क्या? जो आपका रेट होगा वो k इंटू एक्स इंटू y2 पे होगा। देखो जी, ठीक है, चलेगा? Yes, ma'am. सानिया, Yes, ma'am. अगर आप ये लिख के आए हो तो उस पे लगा दो काटा। अगर आप इसको देख के लगा के आए हो 2 ऑर्डर होगा तो लगा दो काटा। जानवी सिंह, राइट। अब ये चेक करो, दूसरा काम क्या होता है ये चेक करो, क्या इन दोनों में से कोई इंटरमीडिएट है? बताओ, है कि नहीं? एक्स है, इंटरमीडिएट है, बोलो। Yes, ma'am. है, गैस कहाँ से आती है? Yes, ma'am. यानी कि हमें इसको हटाना पड़ेगा। और मैंने आपको क्या सिखाया? हटाते कहाँ से हो? इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से। तो अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो क्या लिख दूं? क्या? एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय x2। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? c इंटू x2। हाँ या ना? यस मैम। लेकिन Yes, ma'am. हमें तो क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? स्क्वायर हटा दूंगी, यहाँ पे हाफ आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। बोलो इतना ठीक है? इतना ठीक है? अभी मैं इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करूंगी बेटा? इसमें पुट करूंगी। देखो कैसे करूंगी। k इंटू के सी हाफ, x2 का हाफ इंटू y2। ठीक लिखा है? ये रेट क्या मैंने ठीक लिखा है? यस मैम। अभी ये दोनों तो कांस्टेंट है, इनको तो हटा दो, इनका कोई काम नहीं होता हमें। ठीक है, इसकी जगह लगा दो बेशक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी आपको ओवरऑल ऑर्डर बताना है। कैसे करना पड़ेगा? पावर को ऐड करना पड़ेगा। तो 1/2 + 1 क्या हो जाएगा? 1 + 3/2, 1 + 2/2, यानी कि 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5। 1.5 सी इज करेक्ट। सही बोला था, 1.5 आएगा। क्लियर है? अगर आपने ये देख लिया ना, सिर्फ इसको देख के 2 लगाए, कटे 4 नंबर। ठीक है, इस वजह से आपको पहले ये चेक करना है, जो रेट लो आप लिख रहे हो बेटा उसमें देख लेना कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इंटरमीडिएट मिलेगा, कई बार डायरेक्ट भी हो सकता है क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेना। हाँ जी जयती। मैंने जो केसी की आपने वैल्यू रखी है वो कटेंगे नहीं? मतलब कटेंगे कैसे नहीं बच्चे? ये बोल रहे होगा केसी इंटू केसी हाफ। केसी इज इक्वल टू एक्स कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन S2 फुल कंसंट्रेशन वाला ब्रैकेट। कटेगा कैसे बेटा? मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी ना जयती। एक्स का स्क्वायर मैंने निकाल लिया केसी इंटू x2, और एक्स का कैसे निकालोगे? स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटा दो, 1/2 कर लो, अंडर रूट ले लो। क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, क्या पूछ रही हो? हाँ मैम, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आपने क्या लिखा है? केसी इज इक्वल टू डिवाइड में लिखे है ना दोनों x से। ना ना, दोनों डिवाइड में नहीं लिखे बच्चे, ऐसे लिखे ना x² बाय x2। में कैंसिल नहीं होंगे? कैंसिल कैसे होंगे? ऊपर x है नीचे x2 है बेटा, अलग अलग है। अगर x² बाय x होता ना जानवी जयती, तो ऐसे कैंसिल हो जाता है। बट देखो ना बेटा, नीचे x2 है, कैसे कैंसिल करोगे? अलग है ना। x² कैसे आ गया? हाँ बोलो, क्या ठीक है। बोलो? x² कैसे आया? हाँ, अरे या तो बोल लो या चैट में बोल दो, मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई। ये वाला कर लेना। ये क्या बता दूं आशुतोष? क्या आया मुझे बताओ तो सही। एक मैम जी मिनट। x² कैसे आया? अरे ये देखो ना, x + x है ना, तो ये 2x होगा। तो जब केसी लिखोगे तो क्या लिखते हो? जो कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है ना। अब समझ में आ गया? यस मैम। चलो आगे चलो। ये वाला क्वेश्चन तुम करोगे, ये वाला क्वेश्चन तुम करोगे, मैं आगे चल रही हूँ। ये क्या दोबारा से आ गया? अरे ये क्या है? ओपन बोर्ड का बहुत गंदा लगता है मेरे को ये स्यापा, एक चीज 2-2 बार आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। चलो आगे चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे नो बातचीत, नो बातचीत। क्वेश्चन नंबर 12 जयती तुम्हारे लिए है, तुम करोगे। चलो ये ना इस पे मत जाना। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एक्चुअली जो बुक से मैंने लिया है ना तुम्हारे MTG से, तो इसमें मैंने ये रिमूव नहीं किया, तो इसको मत समझना कि 14, 15 क्या है। सिंपल क्वेश्चन को पढ़ो। चलो
अगर जिसने ये वाला क्वेश्चन बता दिया ना उसके लिए गिफ्ट है, पहले पढ़ो। फॉर ए ये कौन सा? रिएक्शन, ध्यान से पढ़ो 14 वाला। फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड बी के रिस्पेक्ट में है 3। तो मैं पहले लिख लेती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है भैया जो आपका रेट है ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। अनम्यूट मत करो भैया, अपने आप को म्यूट करो, म्यूट रखो पूजा। और बी के रिस्पेक्ट में 3 है, ठीक है। हैंड रेस करो अगर इसका आंसर पता चल गया तुम लोगों को। जयती बच्चे हैंड रेस करो। जानवी हैंड रेस बेटा। फिर कह रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन ए और बी को डबल कर दिया तो भैया रेट कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा। अभी तक तो ये रेट था, सपोज ये फर्स्ट वाला था, इनिशियल वाला, ठीक है। ओके, किसने हैंड रेस किया? चलो मैं पूछती हूँ, मुझे बताएंगी निदा। हाँ निदा बोलो। निदा। मैम हाँ जी, साम्या बताओ। मैम 16 बी। 16। चलो लेट्स सी। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था, उसको हमने लिख दिया उसमें मैथमेटिकल टर्म्स में। फिर वो क्या कहता है कि भैया जो रेट है अगर आप कंसंट्रेशन जो है ए की डबल कर देते हो और बी की डबल कर देते मैम हो। हाँ जी, मैम 32 होगा ना? 32 आ रहा मैं मैम। चेक कर रही हूँ बेटा। इसको मैम, आप कैसे 32 लिख सकते हो? इसको आप कैसे लिख सकते हो? 4A इंटू 8B ऐसे लिख सकते हो क्या? यस मैम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अभी ध्यान से देखो इधर। हाँ अब तो सबको पता चल गया 32 आएगा। इधर देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? 32 इंटू के, ए का स्क्वायर, आई एम सो सॉरी क्यूब नहीं आएगा, और बी का क्यूब, ये लिख दूं, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख दूं कि जो रेट आया है फाइनल, जो नया वाला रेट आया सेकंड वाला, वो 32 टाइम्स है रेट फर्स्ट वाले का? बताओ। यस मैम। तो ऑप्शन क्या आएगा? यस मैम। साम्या सी आएगा, C। चलेगा? यस मैम। वैसे ही आप Yes. देख के भी कर सकते हो, सीबीएसई में आया तो इतना लिख देना, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव में तो आप 10 सेकंड में लगा दोगे। आगे चले, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। अगर आपको एक रिएक्शन दे रखी है, नहीं 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 ज्योति ऐसे मत करो बेटा, देखो ऐसे मत करो, गलत बात है, बहुत गलत बात है। ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, वो कह रहे हैं रेट इज डबल जब कंसंट्रेशन बी की डबल हो जाती है, ठीक है। एंड रेट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट ए एंड बी इज डबल। एक काम करते हैं, इसको ना अलग तरीके से समझते हैं। ये तुम्हें आ गया क्या? इसको इरेज कर दूं मैं? यस मैम। चलो इसको ना एक Yes, अलग ma'am. तरीके से समझाते हैं, क्योंकि ना इसमें मेरे को आपको एक बात बतानी। देखो मैंने क्या लिखा था, रेट का फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन, यही होता है। यस मैम। चलो पहला है फर्स्ट केस, अगर एन 0 होगा, अगर तुम्हारा ऑर्डर 0 होगा तो रेट के इक्वल होगा, हाँ या ना? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कब आपका रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होगा? जब आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। यानी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका रेट जो है 0 ऑर्डर के केस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड बोलो, डिपेंड नहीं कर रहा, नहीं करता। नहीं करता। नहीं करता। इतना क्लियर हुआ? यस चलो मैम। यस मैम। आगे चलो, सेकंड केस। अगर मान लो मैं यहाँ पे n की वैल्यू ले लेती हूँ 1, n की वैल्यू ले लेती हूँ 1, तो यानी कि आपका जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं Yes, ma'am. कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो रेट भी डबल, ट्रिपल कर दूं तो रेट भी ट्रिपल, है ना। क्वाड्रो 4 टाइम्स कर दूं तो ये भी 4 टाइम्स, 8 टाइम्स कर दूं तो ये भी 8 टाइम्स। यानी कि कंसंट्रेशन को चेंज करने पर जितना चेंज कंसंट्रेशन में करोगे उतना ही रेट में भी चेंज होगा। समझ गए इस चीज को? तो वो क्या Yes, होगा? ma'am. फर्स्ट ऑर्डर होगा। थर्ड केस पे आओ, अगर मैं n इज इक्वल टू 2 ले लूं, यानी कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर, हाँ या ना? यानी कि अगर मैं मान लो कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो रेट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। डबल। हाँ डबल, हाँ 4 टाइम्स। मैंने वही तो yes, बोला, ma'am. डबल। डबल नहीं 4 टाइम्स। मतलब कैसे मैम? अगर कंसंट्रेशन को मान लो मैं 2 टाइम्स कर दूं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? मैम 4। तो रेट क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। 4 Four थ्री टाइम्स। times. करो, मैम।
अगर कंसंट्रेशन को मैं ट्रिपल कर दूं तो रेट क्या हो जाएगा 9 टाइम्स। बेसिकली रेट क्या हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे उस केस में, ऑर्डर क्या है बच्चे, सॉरी 3 टाइम्स नहीं हो रहा, डबल हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एन की वैल्यू 2। फोर्थ केस देखो बेटा, एन की वैल्यू अगर मैं 3 लिखूं तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर 3। यानी कि अगर मैं मान लो यहाँ पे 2 लिख दूं, अगर आपको बोला जाए कि आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी तो रेट क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि जब आप ऑर्डर 3 लेते हो तब आपका रेट 3 टाइम्स होता है, 2 लेते हो तो 2 टाइम्स होता है, 1 लेते हो तो जितना कंसंट्रेशन में चेंज आता है उतना रेट में आता है। अगर आप एन की वैल्यू 0 लेते हो तो वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। अब आओ इस क्वेश्चन पे, अभी आओ इस क्वेश्चन पे। इन्होंने बोला बच्चे रेट ना आपका डबल हो गया जब आपका बी डबल हो गया, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में क्या बोल सकती हूँ मैं, ऑर्डर 1 है, हाँ या ना, हाँ Yes, ma'am. यानी कि या तो ना तो ए आएगा इसका आंसर ना बी आएगा, या तो सी आएगा या डी आएगा, ठीक है। फिर इन्होंने बोला आपका रेट ना 8 फैक्टर से इंक्रीज किया जब आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो क्या आएगा इसका आंसर। देखो रेट क्या हो रहा है, के ए बी है, ये रेट है, और हमें ये पता चल गया बच्चे बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, हमें ए के रिस्पेक्ट में नहीं पता चला ऑर्डर क्या है, तो मैंने एन लिख दिया उसको, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ अगर मैसी हो रहा तो। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो कर दो बच्चे, डबल कर दो। और वो कह रहा है रेट कितना हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है, रेट जो है आपका 8 टाइम्स हो रहा है, तो वो 8 टाइम कैसे होगा बच्चे, जब मैं एन की वैल्यू क्या लूंगी, एन की वैल्यू क्या लूंगी, 3 Ma'am, 2 four. 2 ले लेंगे। एन जब लोगे आप 2, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन भी डबल हो रही है ना, तो जब मैं एन को 2 लूंगी तो क्या होगा 4 2 जा 8, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, डी आएगा। क्लियर हुआ या फिर समझाऊं। मैम जी हो गया। मैम हो गया। चलो क्लियर हाँ जी मैम, क्लियर हो गया। चलो आगे चलो, ये वाला तो सिंपल है, ये तो हलवा क्वेश्चन है। यहाँ देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। जल्दी बताओ मुझे, हैंड रेस करो, टाइम हो रहा है बच्चे और हमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, जल्दी बताओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ब्ला ब्ला ब्ला, डी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। कौन सा गलत है। मैम आपने थर्ड में क्या बोला। Order of reaction is the sum of power to the concentration term of a reactant to express the rate of reaction। मन नहीं था बोलने का, इसलिए बोल दिया ब्ला ब्ला ब्ला। क्या ऑप्शन आएगा, डी आएगा। इसका मतलब क्या होता है मैम, बुला बुला मतलब कुछ नहीं, जो मैंने बोला ना बच्चे, ये वो मैंने पता नहीं क्या बोल दिया था, सी जो मैंने अब बोला ना वो ठीक है पूजा, ठीक है ओके मैम जी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चे, डी आएगा। ठीक बोल रही हूँ क्या, डी आएगा क्या, ये सी आएगा। अरे तुम लायक हंसे जा रहे हो। मैम मैंने पहले क्या कहा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर हमेशा नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर की मैम डी आएगा। मोल पर अरे बस हो गया भाई, मोल पर लीटर पर सेकंड होगी। आगे चलो, यहाँ पे आओ। मुझे ये अच्छा लगा ना आपने जब बोला, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। कोई बात नहीं बेटा, चलो ठीक है। जब पूजा मेरा मन नहीं होता ना पूरे क्वेश्चन को रीड करने का, तो मैं ये बोल देती हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस है ये, ठीक है। ओके मैम, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगी। ठीक है चलो आगे चलो बेटा। बताओ ये जो तुम्हारी बत्ती सी निकल रही है ना, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी, भैया ये रिएक्शन है और ये आपको टेबल बना रखी है, आपको ऑर्डर बताना है ए और बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। अपना जितना तिगड़ी लगा सकते हो लगाओ, फिर मैं इसको कैसे 5 सेकंड में सोल्व करना है वो बताती हूँ। जल्दी करो, एक ट्रिक है इसको सोल्व करने की। पहले या तो खुद बता दो वरना मैं ही बताती हूँ। मेरे को पता है मैम, हाँ जी मेरे को पता है मैम, ये एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन मैम। अच्छा, और देखो 2010 में आया हुआ है डी। बट धीरज बच्चे मुझे भी आंसर नहीं पता इसका
मुझे भी नहीं पता। चलो देखो इसको कैसे करना है क्वेश्चन को। तुम्हें अगर बोर्ड में आता है ऐसा क्वेश्चन तो पूरा राम कहानी लिखनी पड़ेगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव में 10 सेकंड में कैसे सोल्व करना है वो देखो। देखो आपको क्या करना है बेटा, ए में आपको दो ऐसी कंसंट्रेशन ढूंढनी है दो सेम है, बी में ऐसी ढूंढनी है जो दो सेम है, ठीक है। तो आप देखो बच्चे, अरे पहले आंसर मत बताओ, तुम ही कर लेना, फिर मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। छोड़ दूं? Yes, ma'am. नो मैम। नो मैम। इधर देखो, देखो सबसे पहले ना मैंने इन दोनों को पकड़ लिया, इन दोनों का सेम है, यानी कि ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, मैं बी के रिस्पेक्ट में देखना चाहती हूँ ऑर्डर क्या है, तो मैंने इस दोनों को रख दिया, पकड़ के रख दिया, कांस्टेंट है। अब देखो बी में क्या हुआ, 2 से 4 हुआ, 2 से 4 हुआ, मतलब बी की कंसंट्रेशन क्या हुई बच्चे, डबल हुई। अगर बी की कंसंट्रेशन डबल हुई तो देखो बच्चे रेट भी क्या हो रहा है, इसको करके देखो, डबल हो रहा है, देख पा रहे हो? तो यानी कि जब Yes, ma'am. कंसंट्रेशन डबल रेट भी डबल, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा बच्चा पार्टी, 1 होगा। हाँ या ना बोलो, अरे बोलो ना, फिर से समझाऊं क्या? देखो ना, देखो बी की कंसंट्रेशन 2 से 4 हो रही है, तो इसकी भी देखो रेट भी डबल हो रहा है। जब मैंने कहा था कंसंट्रेशन भी डबल होता है और रेट भी डबल होता है, तो ऑर्डर क्या आता है बेटा, 1 आता है। उसके बाद आओ, अभी हम पकड़ते हैं बी वाली कंसंट्रेशन को जो सेम है। तो देखो मैंने पकड़ लिया पहली वाली और लास्ट वाली, पहली और लास्ट वाली पकड़ लिया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, 1 से 4 हो गया, देख पा रहे हो कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो रही है, और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है, 6 4 जा 24। तो ए के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या है बच्चे, 1 है, बोलो ना। Yes, ma'am. ठीक है, एक सेकंड, मैंने कुछ गलत किया है क्या? हाँ गलती कर दी। यस मैम। कौन बताएगा, मैम कौन 1 टाइम बताएगा क्या कैसे गलती किया है, क्या गलती की है बताओ, जानवी तुम बताओ, जानवी तुम बताओ, किसी ने पकड़ी क्या मेरी गलती, जल्दी बताओ। Ma'am, B double नहीं पकड़ है। तो नहीं, लेकिन समझ में नहीं आया फिर। देखो क्या गड़बड़ करी मैंने, ये देखो इधर, हाँ बी स्क्वायर में गलती कर दी। मैंने कहा था जब बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, मैंने उल्टा बोल दिया था, डबल हो रहा है। जब बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है बच्चे, 2 है, ठीक है। तभी सारे चुप थे आई थिंक तुम, ठीक है। ए में देखो बच्चे, अभी क्या है, मैं ये वाली कंसंट्रेशन और इसको कांस्टेंट कर रही हूँ क्योंकि सेम है, तो 0.1 से 0.4 हुआ, 4 टाइम्स हुआ, और ये भी क्या हुआ, 4 टाइम हुआ, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है बेटा, 1. अब समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन जो जानवी बता रही थी ना स्टार्टिंग में और जो कुछ बच्चे बता रहे थे वो ठीक था। चलो 22 23 तुम खुद करोगे और ये वाला भी तुम खुद करोगे, कर लोगे, एक बार देख लो, कर लोगे ये तीनों क्वेश्चन 19 Yes, 22 ma'am. 23 के नाम से। Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलो, ये वाला भी कर लोगे, ये भी बिल्कुल सेम है, ये इसको ठीक कर लेना, B प्लस सी कर लेना, इसको B प्लस सी कर लेना। अब कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, वो कह रहे हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको बताना है कि वो क्या होगा इसका आंसर। तो ए बी सी डी 3 ऑप्शन है, 0 ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चे, जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका आंसर आएगा बी, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन। कर लोगे? यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, आपको ये रिएक्शन दे रखी है, आपको रेट दे रखा है बच्चे कितना, 1.02 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, और आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है बेटा 3.4 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड, ठीक है। आपको कंसंट्रेशन बतानी है N2O5 का, तो कैसे बताओगे, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, रेट क्या होता है N2O5 का स्क्वायर, क्योंकि अगर आपको इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा तो आप कंसिडर करेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आपको सब कुछ दे रखा है, रेट दे रखा है, के दे रखा है, क्या ये निकल जाएगा, बोलो निकल Yes, जाएगा क्या? ma'am. ठीक है, ये वाला भी तुम करोगे। आगे चलो, इधर देखो 21 देखो, आपको ये रिएक्शन दे रखी है,
ठीक है, आपको बोल रखा है कि रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर, उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि H2 और ICl के रिस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा मैकेनिज्म सही है, तो जल्दी बताओ कौन सा सही है, ए वाला सही है या बी वाला सही है, बताओ। ए वाला मैकेनिज्म सही है, बी वाला सही है, बताओ जल्दी बताओ। अरे मैंने कहा था ना स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रेट क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग लिखोगे ना, देखो ना, है ना, यही तो बोला है कि H2 के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर और ICl के रिस्पेक्ट में भी, तो आंसर क्या आएगा बी ओनली। ठीक है, ये वाला कर लेना, आपको कुछ नहीं करना। देखो कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, राइट। तो बेसिकली ये कैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर है। ये वाला तुम कर लोगे घर से, यहाँ पे कर लो 0.035, सेम वही करना है। 2 कंसंट्रेशन जो सेम है उसको कांस्टेंट मान लो और देखो कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग रेट में कितना चेंज आ रहा है। तो ये 1994 में आया हुआ था। ठीक है, अभी मैं ये लास्ट क्वेश्चन तुम्हें करवाती हूँ, ध्यान से देखो बच्चे। आपको ना ये डाटा दे रखा है, आपको इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है एसीटोन की, समझ रहे हो ना सारे, ऊपर से तो नहीं जा रहा यस कुछ, मैम। ठीक है। नो मैम। ये आपको कंसंट्रेशन दे रखी है और इसके साथ इसका रेट दे रखा है, ठीक है, इनिशियल रेट दे रखा है, ठीक है। ओके, अभी आपको क्या बताना है, ये डाटा को यूज करके ना आपको ये बताना है कौन सा रेट सही है। तो आपको ना देखते ही पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चे, जब Br2 की कंसंट्रेशन, ध्यान से देखो, जब Br2 की कंसंट्रेशन 5 से 10 हुई तो इसका रेट सेम रहा। जब B2 की कंसंट्रेशन 0.05 से 0.10 हुई तो इसका रेट क्या हुआ बच्चे, सेम रहा। देख पा रहे हो? तो क्या मैं बोल सकती हूँ B के रिस्पेक्ट Br2 का ऑर्डर 0 होगा इसमें, हाँ या ना? Yes, ma'am. यानी कि तुम सिर्फ वो वाला ऑप्शन देखो जहां पे Br2 प्रेजेंट नहीं है। कौन सा ऑप्शन है वो? सी। ठीक है, ऐसे करना था ये क्वेश्चन, ऐसे करना था। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, बाकी भैया तुम भी करो कुछ ना कुछ ट्राई, है ना। बाकी असाइनमेंट्स कल से मिलने लग जाएंगे तुम्हें, ठीक है। ओके,